दोस्तों जल्दी से आप अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो एवरीवन। तो बच्चों कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों आज हम लोग क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे दैट पगली, जो स्टोरी पढ़ी थी हमने, ठीक है, डी.आर. शर्मा की जो स्टोरी थी दैट पगली, उसका क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। और इसके नोट्स आपको वेबसाइट www.ourguruji.in पर मिल जाएंगे, जिसका URL आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इस पर इंट्रोडक्शन लिखोगे आप कि जो पगली है वो स्टोरी किसने लिखी है? डी.आर. शर्मा ने लिखी है। ये पहली बार पब्लिश हुई थी पेस्टोरल कनेक्शंस नाम के एक कलेक्शन में पब्लिश हुई थी, जो कि 1982 में आया था। ठीक है, ये स्टोरी किसके बारे में? ह्यूमन एनिमल इंटरेक्शन के बारे में है कि किस तरह से जानवर और आदमी का आपस में इंटरेक्शन, ठीक है, वो किस तरह से मतलब इंसान जानवर के ऊपर अत्याचार करता है ना, कैसे वो एक दूसरे की टेरिटरी में इंटरेक्शन करते हैं। ये उसके ऊपर है, स्पिरिट ऑफ फ्रीडम के ऊपर है, आज़ादी की भावना के ऊपर है, बार्बरिज्म ऑफ ह्यूमन ऑन एनिमल्स एंड एनिमल इमोशंस, और साथ में ये है कि किस तरीके से आदमी जो है, इंसान जो है, जानवर के ऊपर बर्बरता बरसाता है एक तरीके से, और जानवरों के भी अपने इमोशंस होते हैं। तो डी.आर. शर्मा की स्टोरी है ये, बड़ी ही प्रेग्नेंट डिस्क्रिप्शन, इसमें बड़ा ही मार्मिक वृत्तांत है, मार्मिक तरीके से ये लिखी गई है। ठीक है, एक काऊ जो कि फ्रीडम लविंग काऊ है, उसकी स्पिरिट को, उसकी आत्मा को किस तरह से इंसान की बर्बरता के द्वारा कुचल दिया जाता है, ये उसके बारे में है स्टोरी। तो ठीक है बच्चों, ये इंट्रोडक्शन हो गया। थीम्स क्या क्या हैं? स्पिरिट ऑफ फ्रीडम, पहली थीम तो ये है कि फ्रीडम, कि भाई आज़ादी की भावना। ये जो पगली है, ये पगली जो नाम है ये काऊ का है। तो हमने स्टोरी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि जो काऊ है पगली, वो किस बात का सिंबल है? वो सिंबल है स्पिरिट ऑफ फ्रीडम का, आज़ादी की भावना का सिंबल है। ठीक है, और पगली रेस्ट्रिक्शंस, रुकावटों से नफ़रत करती है, वो रेस्ट्रिक्शंस, बंदिशों से नफ़रत करती है, और वह अपना खुद का आनंद भरा जीवन जीना चाहती है अपनी खुद की शर्तों पे, एक तरीके से ऑन इट्स ओन। ठीक है, और इसीलिए वो क्या करती है, इवनिंग में रोज़ भाग जाती है। कहाँ पे? खेतों की तरफ, दक्षिण दिशा में खेतों की तरफ भाग जाती है, जहाँ पे वो जो कहानी सुना रहा है, जो उसके घर का मालिक है, इस गाय का नैरेटर, ये उसके खेतों को भी चरती है, प्लस साथ में सूबेदार शमशेर सिंह, एक सूबेदार है शमशेर सिंह, इनके खेतों पर ख़ास तौर पे ये चरती है। ठीक है, रात भर, क्योंकि शाम को भागती है, क्योंकि दिन भर तो ये खेतों में रहती है, मतलब बाड़े के साथ में, जो झुंड के साथ में रहती है। जो रघुवीर एक झुंड को संभालने वाला व्यक्ति है, वो सारे झुंड को संभालता है, उस झुंड में रहती है दिन भर तो, पर शाम को जब घर आने का समय होता है तब ये भाग जाती है। ठीक है, तो रात भर फिर चरती है। तो एक व्यक्ति है काऊ हर्ड, जो काफ़ी ट्राई करता है इसको फंसाने की कि भाग न जाए, ये भाग ना पाए, परंतु ये सबको धोखा दी जाती है। ठीक, कोई भी नॉन वायलेंट मेथड जो होता है ना, वो इस पर काम कर सकता है। बेसिकली ये मानती है, अगर आप इसे प्रेम से समझाओगे तो ये बात मानती है, परंतु अपनी खुद की मर्ज़ी ये चलाना नहीं भूलती है, खुद की विम्स एंड फैंसीज़ में खोई रहती है। बेसिकली शी फॉलोज़, वो फॉलो करती है अपनी खुद की मन मर्जी की चीज़ों को, तभी तो इवनिंग को डेली भाग जाती है, क्योंकि उसको पसंद है, उसको वो आज़ादी पसंद है, उसको स्पिरिट ऑफ फ्रीडम, वो उसको फॉलो करती है। अब देखो, शमशेर बहादुर, उन्होंने क्या किया? शमशेर बहादुर ने उनकी इस काऊ की स्पिरिट ऑफ फ्रीडम को कर्ब, दबाने की कोशिश करी, फोर्सफुली उसको घायल कर दिया। ठीक है, तो ये हुआ कि इसने इस काऊ का जो इवनिंग में जो रात भर चरना था और घूमना भटकना था, उसको एक तरह से रोक दिया। अब इसके बाद में एक काऊ कैसी बन गई? इसने अपना व्यवहार बदल लिया और एक आइडल काऊ बन गई रघुवीर की आंखों में। रघुवीर कौन है? जो गाय भैंसों का जो पूरा झुंड है उसको संभालता है, वो काऊ हर्ड। ठीक है, उसकी आंखों में एक आइडल काऊ बन गई कि भाई ये काऊ अब सबको एक तरीके से, सबके लिए एक एग्जाम्पल है, ये बहुत ही सीधी काऊ बन चुकी है। मतलब वो कहना, वो बता रहा है कि जब से इसके ऊपर वो बर्बरता की गई है, उसके बाद ये बहुत सीधी काऊ हो गई है। ठीक है, ये शाम को अपने मैंजर में आ जाती है, आराम से, मतलब अपने घर लौट आती है, अपने बछड़े को दूध पिलाती है, उसके साथ समय व्यतीत करती है। ठीक है, अब लेकिन दिखने में ऐसा लग रहा है कि काऊ बहुत सुधर गई है पहले से, जब से शमशेर बहादुर ने उसको घायल किया, उसके ऊपर बर्बरता की है, उसके ऊपर जुल्म ढाया है। परंतु नैरेटर इस बात को जानता है कि ये काऊ अब पहले जैसी नहीं रही। वो जो काऊ जो इतनी स्वच्छंद काऊ थी, मतलब अपनी मर्जी की चलाती थी, इतनी खुशनुमा तरीके से घूमती थी, वो काऊ अब ये नहीं रही, ये बदल गई है। नैरेटर उम्मीद जताता है कि जब शमशेर बहादुर की डेथ होती है, कि उसके बाद में यह वापस से पहले की तरह ही अपना रैम्पेज, वो जो बोलते हैं ना एक तरीके से
कि सब जगह रौंदती भी जाती है खेतों में, ये वही रैम्पेज को वापस चालू कर दे, रात भर भटके चरे खेतों में, ये उसी को वापस चालू कर दे। क्यों? क्योंकि अब ये पहले जैसी नहीं रही। अब हो सकता है ये अपने घर पे टाइम पे आ जाती है, अपने बछड़े को प्यार करती है, परंतु अब ये पहले की तरह खुश भी नज़र नहीं आती और साथ में दूध भी उतना नहीं देती जितना पहले दिया करती थी। क्योंकि दो कारण थे, एक तो ये खेतों में खुली चरती थी, ठीक है, अपनी मर्जी से, तो अच्छा इसको मतलब उसका एक अलग असर पड़ता है। एक तो जानवर को हम घर पे बांध के फिर उसको खाना खिलाते हैं, एक वो खुला चरता है, उसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। साथ में वो मेंटली हैप्पी रहती थी, पहले बहुत दिमागी तौर पे खुश रहती थी, ठीक है। जब से शमशेर बहादुर ने उसके ऊपर हमला किया, उसने वो लाइफस्टाइल ही बदल दी। तो जो लाइफस्टाइल में बदलाव आया ना, उससे उसके दूध के प्रोडक्शन में भी बदलाव आ गया, ठीक है। तो वो काऊ पहले जैसी नहीं रही, वो जो एकदम फ्रीडम लविंग काऊ थी वो बदल गई है। तो स्पिरिट ऑफ फ्रीडम को कुचल दिया है उसकी को। तो एक थीम तो ये हो गई। दूसरी थीम क्या है? वायलेंस की, किसी हिंसा की। शमशेर बहादुर जो है, सूबेदार शमशेर बहादुर, जब उनका रिटायरमेंट हो गया और वो गाँव लौट आए, तो उन्होंने इस बात की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई कि अब वो पगली को एक सबक सिखाएंगे। क्योंकि देखो क्या किया था उन्होंने, स्टार्टिंग में आते ही जो नैरेटर है, जो कहानी सुना रहा है, उसका बड़ा भाई जो कि गांव का मुखिया भी है, ठीक है, इनकी गाय पगली है, तो उससे आके कंप्लेन करी थी कि तुम अपनी गाय को संभालो, अदरवाइज़ फिर मैं अपने हथियार अपनाऊंगा। तो उसके भाई ने बोल दिया था नैरेटर के कि भाई हमारे कंट्रोल में तो नहीं है वो। तो उसने फिर धमकी दे दी थी कि फिर देखो फिर मैं क्या करता हूँ, है ना। तो वह इस काऊ को पैरालाइज, इसको अपाइज एक तरह से वैसे बनाना चाहता था जैसे लकवा मार जाए ना, चल फिर ना पाए, अपाइज बनाना चाहता था वो शमशेर बहादुर। उसने अपने एल्सेशियन कुत्तों को इस्तेमाल किया पगली को कंट्रोल करने में, परंतु वह सक्सेसफुल नहीं रहा उस चीज़ में। तो उसने कई सारी धमकियाँ दी। फिर उसके बाद में फाइनली जब उसने देखा कि भाई ये कुत्ते भी इसको रोक नहीं पा रहे हैं, तो उसने क्या किया, एक रात को कुत्तों का व्यवहार चेंज करने की कोशिश करी। कुत्तों का व्यवहार चेंज करने का मतलब है कि उसने कुत्तों को क्या दिए, कुछ कीड़े मकोड़े दिए जिनके ऊपर मिर्ची की कोटिंग कर रखी है, यानी कि मिर्ची में लपेट कर, मिर्ची के पाउडर में लपेट कर भुने हुए कीड़े मकोड़े इसको खिलाए, ताकि कुत्ते थोड़े हिंसक बने और वो पगली से डरे नहीं। क्योंकि पगली अभी तो उनको डरा देती है कुत्तों को, जब वो थोड़े ज़्यादा हिंसक हो जाएंगे तो डरेंगे नहीं और उस पर हमला करेंगे, उसको घायल करेंगे, ठीक है। तो यही हुआ, उसने कुत्तों को थोड़ा उसका व्यवहार चेंज किया अपने एल्सेशियन कुत्तों का, और फिर एक रात को पगली को घेर लिया और उस पर हमला किया। और उसके बाद में उसको लगातार पहले तो स्पाइक्स, जूतों से हमला करता रहा, उसके बाद में अपने भाले से हमला किया। जब पगली किसी तरीके से वहाँ से बच के भाग निकल आई और अपने घर पहुँची, रीच्ड होम, तो नैरेटर ने पाया दैट शी इज़ ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली, कि वो बहुत भयंकर तरीके से खून बह रहा है उसका। वायलेंस, हिंसा ने पूरी तरीके से उसकी लाइफस्टाइल बदल दी है, क्योंकि अब पगली टाइम पे घर आ जाती है, कहीं भागती भी नहीं है, ऊपर से पहले की तरह वो दूध भी नहीं देती है। उसकी जो मेंटल हैप्पीनेस है वो चली गई है, वो जो दिमागी तौर पे खुश रहती थी अब वो वैसी नहीं है। तो ये जो वायलेंस है ना, ये वायलेंस की थीम भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है इस कहानी के अंदर। मेथड्स ऑफ मेंडिंग, कि भाई किसी को ठीक करना हो तो उसके बहुत से तरीके होते हैं। हिंसा कोई ऐसा नहीं है कि फाइनल सॉल्यूशन है किस चीज़ का। तो स्टोरी ये बताती है कि देखो, मेंडिंग वेज, किसी के अगर रास्ते बदलवाने हैं, किसी को सुधारना है आपको, किसी जानवर को, तो उसके और भी तरीके होते हैं। आप हिंसा करके नहीं सुधार सकते, नॉन वायलेंट तरीके भी होते हैं भाई, है ना। मतलब ऐसे तरीके जिनसे आप वायलेंस ना करें, ठीक है। तो एक बार वो उदाहरण देता है कि एक बार पगली घर आ रही थी शाम को, तो जब पगली को हम ट्रिक्स इस्तेमाल करते थे, हथियार से उसे रोकने की कोशिश करते थे कहीं अब इवनिंग को ही भाग ना जाए, क्योंकि जब वो लौट के इवनिंग घर आती थी सबको पता है कि अभी भागेगी यहाँ से, ये घर पहुँचेगी नहीं। तो ये लोग क्या करते थे कि उसको फंसाने की कोशिश करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि नैरेटर ने, कुछ भी नहीं था उसके हाथ में, खाली गया एकदम पगली के पास में, बिल्कुल नॉन वायलेंट मेथड अपनाया उसने, ठीक है। और पगली उसके साथ साथ घर तक आ भी गई, मतलब वो बिल्कुल प्यार से आई उसके साथ में, उसने कोई भागने की कोशिश नहीं करी। वो अलग बात है, क्योंकि पगली के स्वभाव में ही था कि उसको इवनिंग में वो एक तरीके से भाग जाती है, उसकी आदत पड़ गई एक तरह से, ठीक है। तो वो एट द एंड घर पहुंचने के बाद वापस भाग गई। परंतु उस नॉन वायलेंट मेथड, जो अहिंसा वाला जो मेथड अपनाया राइटर ने, जो नैरेटर ने, वो काम किया। पगली ने भागने की कोशिश नहीं करी और वो राइटर के साथ में, नैरेटर के साथ में वो घर तक आई, ठीक है। तो इस बात से क्या पता चलता है कि भाई, इससे ये पता चलता है कि नॉन वायलेंट मेथड्स भी वर्क करते हैं अगर किसी को आपको सुधारना हो तो। पर सूबेदार तो इस बात से मतलब उसने तो पहले से ही पूर्वाग्रह अपने दिमाग में पहले से ही फिट कर रखा था कि वायलेंट मेथड ही काम करेगा काऊ को सीधा करने में, इस पगली काऊ को सीधा करने में केवल हिंसक तरीके ही काम करेंगे। इसलिए उसने क्या किया, उसने भाई पगली को रोकने के लिए हिंसक तरीके अपनाए। परंतु ये जो हिंसक तरीके ये सही नहीं होते हैं और यह इंसान
को हो सकता है कि सुधार दें, उसके तरीक़ों को बदल दें, परंतु ये उस इंसान का जो रियल कैरेक्टर है, उसका जो ट्रू सेल्फ है, उस ट्रू सेल्फ को भी दबा देते हैं, नष्ट करते हैं। जैसे काऊ पगली है, जो जिसका स्वभाव था, सच्चा स्वभाव था, वो सच्चा स्वभाव अपना उसका दब गया, वो अब पहले जैसी फ्रीडम लविंग काऊ नहीं रही। ठीक है, तो हमें इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए कि किसी को सुधारना हो तो क्या तरीके अपनाने चाहिए उसमें। तो ये भी एक बहुत अच्छी थीम है इसमें। ह्यूमन एनिमल रिलेशन की थीम तो है ही कि स्टोरी फोकस करती है ह्यूमन और एनिमल के रिलेशनशिप के ऊपर। पगली नैरेटर को पसंद करती है, उसकी पूरे परिवार को पसंद करती है, उनके घर में रहती है। ठीक है, इसके मालिक हैं ये। और जब कभी नैरेटर पगली से मिलने जाता है दिन में जब वो झुंड में रहती है, ठीक है, तो अक्सर वो कब जाता था, जब वो मैंगो ट्री के आस वहाँ रहती है, क्योंकि उसको पता है कि रघुवीर का खाना खाने का वक्त हो गया, लंच का समय हो गया, और वो सब गायों को लेके आम के पेड़ के वहाँ पे बैठा होगा, तो वो वहीं पे पहुँच जाता है उससे मिलने के लिए। और जैसे ही नैरेटर वहाँ पहुँचता है तो जो ये पगली है उसका वेलकम करने के लिए क्या होती है, खड़ी हो जाती है एक तरफ, बिल्कुल। तो वो बड़ा प्रेम करती है उससे। एक बार नैरेटर ने उसे कंट्रोल करने की कोशिश करी, बिना किसी हथियार के, बिना किसी फंदे के, किसी भी तरह कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करी, तो वो बड़े आराम से साथ में घर भी आ गई थी। ठीक है, तो और नैरेटर को पगली से बहुत प्रेम है। वो पगली की दूध की धारा, जब उसकी माँ दूध निकालती है तो वो सीधा मुंह में उसकी धार लेना पसंद करता है। ठीक है, और वो खुद भी उस दूध निकालने की कोशिश करता है पगली का, ऑल्दो उसको आता नहीं है तो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। और जब शमशेर बहादुर ने पगली को बहुत गंभीर रूप से घायल कर दिया था, तो उसका ध्यान भी नैरेटर, उसकी फैमिली ने बड़े ही प्यार से रखा, जैसे कि बच्चे को रखा जाता है वैसे। ठीक है, तो ये सब ह्यूमन एनिमल को रिलेशनशिप को दर्शाते हैं। अब देखो इंडियन सोसाइटीज़ बिहेवियर, कि इंडियन सोसाइटी का बिहेवियर किस तरह का है, कि जो स्टोरी है ये इस बात को पोर्ट्रे करती है, इस बात को दर्शाती है कि जो लोगों का जो बिहेवियर होता है सोसाइटी में वो किस तरह का है। देखो राइटर बहुत सही ढंग से इस बात को डिस्क्राइब करता है कि लोग किस तरीके से एक्ट करते हैं जब कोई गांव में मृत्यु होती है किसी की। जैसे कि औरतें होती हैं, वो क्या करेंगी, छोटे छोटे ग्रुप बना के जिस आदमी के घर में मृत्यु हुई वहाँ जाएंगी, है ना। अपने आदमी लोग क्या करते हैं, वो अकेले जाते हैं अपने सहूलियत के हिसाब से। ठीक है, और जो लोग बिजनेस करते हैं, है ना, वो अपना धंधा थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं। जैसे कि परंतु कुछ ऐसे भी होते हैं, धनिया जैसे, धनिया एक कैरेक्टर है स्टोरी में, जो अपना धंधा तभी रोकता है जब कोई बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति, क्लाउट वाला व्यक्ति, यानी प्रभावशाली व्यक्ति गांव में जिसकी मृत्यु हो जाती है, तभी वो अपना धंधा रोकता है, वरना उसकी दुकान चलती रहती है चाहे कोई भी मर जाए। और ठीक है, तो शमशेर बहादुर जब उसकी मृत्यु होती है तब यह व्यक्ति अपनी दुकान बंद कर देता है। और फिर एक और चीज़ कि शमशेर बहादुर की जब मृत्यु होती है तो लोग कैसी कैसी बातें कर रहे होते हैं कि भाई उसने पगली पर इतना ज़बरदस्त अत्याचार किया है, इसलिए उसके साथ में ऐसा हुआ कि वो भी एक लंबी बीमारी के बाद में मर गया, कि भाई उसने एक पवित्र एक काऊ को मारा है, इसलिए उसके साथ में बुरा हुआ है। ठीक है, तो ये इंडियन सोसाइटी में लोगों का किस तरह का व्यवहार होता है वो भी स्टोरी बड़े मतलब बखूबी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से बताती है। सुपर नेचुरल एलिमेंट्स क्या क्या हैं, देखो इसमें कुछ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स इस तरीके से देखते हैं कि स्टोरी रिफ्लेक्ट करती है कुछ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को। जैसे कि एग्जांपल्स हैं कि जब शमशेर बहादुर मरता है तो केसर, जो कि एक जादू टोना करने वाला व्यक्ति है, केसर गांव का व्यक्ति है, वो बोलता है कि शमशेर बहादुर को रात में नींद में बड़े ही डरावने सपने दिखाई देते थे, मतलब विजन्स, उसको दर्शाव दिखाई देते थे रात में सोते हुए, वो चिल्लाता था, मदद के लिए चिल्लाता था अक्सर। और साथ में नैरेटर भी शमशेर बहादुर को बड़े श्राप देता है जब वो उसने पगली को घायल कर दिया होता है कि काश लॉर्ड हनुमान, भगवान हनुमान तुझे अपनी गदा से फाड़ दें, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ये कहाँ इंडिकेट करती हैं कि भाई उसको नींद, सपनों में डर लग रहा है, वो चिल्ला रहा है, मदद के लिए पुकार रहा है। और ये क्या बोलते हैं, नैरेटर भी बोल रहा है कि भगवान हनुमान इसको अपनी गदा से फाड़ दें, इसको मार दें। तो ये दिखाता है कि जो इंसान, मतलब जो लोग हैं सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में उस टाइम के, उनके विश्वास को दिखाता है, उनका बिलीफ किसमें, सुपरस्टिशंस में। वो ऐसा बिलीव करते हैं कि उसने पगली को मारा, पगली के साथ बुरा किया, इसलिए उसके साथ में बुरा हो रहा है, इसलिए उसको रात में डर लगता था, इसलिए वो एक लंबी बीमारी से ग्रसित रहा और इसलिए वो बाद में उस बीमारी से मर भी गया। ठीक है, और लोग इस बात को बिलीव भी करते हैं, किसी को श्राप दिया जाए तो वो श्राप फलता भी है। तो ये सुपर नेचुरल एलिमेंट्स है कुछ स्टोरी के अंदर। लैंग्वेज कैसी है, स्टोरी की लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है। स्टोरी का जो मतलब जो बैकग्राउंड है स्टोरी का, वो बेसिकली गाँव का है, तो राइटर ने जो लैंग्वेज है वो भी उसी हिसाब से गांव के व्यक्ति के हिसाब से थोड़ी सी चेंज करी है। ठीक है, उसने थोड़ा सा गांव का टोन लाया है लैंग्वेज में। जैसे कि वो रघुवीर को रघबीर बोलता है, उसने रघबीर लिखा है, रघुवीर को रघबीर। ठीक है, ये उदाहरण दिया मैंने एक। और लैंग्वेज में कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है। तो ये रहा अपना क्रिटिकल एनालिसिस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके नोट्स तो साइट पर मिल ही जाएंगे, मैंने आपको बता दिया है। तो ठीक है, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन
अच्छा सॉरी, एक चीज़ और मैंने बताया था कि हाँ, क्रिटिकल एनालिसिस के अलावा इसमें से क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं। देखो, पगली का कैरेक्टर आ सकता है। क्या आ सकता है? पगली का कैरेक्टर आ सकता है कि भाई पगली काऊ का स्वभाव किस तरह का है, उसका कैरेक्टर समझाओ, क्योंकि इसी में मेन कैरेक्टर यही है। इसके अलावा और कोई मेन कैरेक्टर नहीं है पगली का। पगली के अलावा कोई भी और कैरेक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पगली का अलग से कैरेक्टर स्केच आ सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, इसकी थीम्स पे क्वेश्चन आ सकता है, जो थीम्स मैंने लिखी हैं ये, इन पे क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इस स्टोरी में कौन कौन सी थीम्स इस्तेमाल की गई है। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं। बाकी क्रिटिकल एनालिसिस वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो ठीक है बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।